हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन चल रहा है और हमने लगातार बात करते आ रहे हैं। हमने इस क्लास के बारे में 2 पार्ट बनाए हैं। तीसरा पार्ट है जो आज पढ़ने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। तो शुरू करते हैं क्लास के अंदर कि मैग्नीज होता क्या है। तो आप सभी पहले तो नोटबुक निकालें और उसमें लिखना शुरू कर दें साथ साथ में, और साथ साथ में समझने की भी कोशिश करें। ठीक है, तो मैग्नीज क्या होता है आप सभी को पता है। मैग्नीज होता है कि धात्विक खनिज। क्या होता है? मैग्नीज एक धात्विक खनिज होता है और मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात के विनिर्माण में क्या किया जाता है? इस्पात विनिर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लेते हैं। इस्पात बनाने के लिए, विनिर्माण के लिए, इस्पात के विनिर्माण के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 केजी यानी 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। आपको ये याद रखना है कि 1 टन आप इस्पात बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? 10 केजी मैग्नीज होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ये मैग्नीज कहाँ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है भारत के अंदर जब आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व अन्य ऐसे कई राज्य हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं मैग्नीज के बारे में, उत्पादक राज्य। ठीक है, दूसरा हम आगे बढ़ने जाएंगे कि मैग्नीज का उपयोग किन किन में करते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नीज का उपयोग हम इस्पात, लोहा इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग करते हैं। मिश्र धातु बनाने के लिए इस मैग्नीज का उपयोग करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम मैग्नीज का उपयोग करते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? मैग्नीज का उपयोग करते हैं। और पेंट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? मैग्नीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे कि भारत के अंदर उड़ीसा जो राज्य है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी भारत के अंदर जब बात की जाएगी कि मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है तो उड़ीसा राज्य के अंदर किया जाता है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन की हम बात करें उसके अंदर 1/3 भाग यानी उड़ीसा के अंदर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कब? 2001 में पूरे देश के अंदर जितना मैग्नीज उत्पादन किया जाता है उनका 1/3 भाग उड़ीसा राज्य के अंदर मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब देखेंगे आगे, अब बात करेंगे लोहा खनिज। अलोहा खनिज की हम बात करने वाले हैं। अलोहा खनिज वो होते हैं जिस खनिज के अंदर लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी अलोहा खनिज कौन से होते हैं? जिस खनिज के अंदर लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है उन खनिजों को अलोहा खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अलोहा खनिज के अंदर मुख्यतः कौन कौन से खनिज आते हैं। तो तांबा अलोहा खनिज है, बॉक्साइट, सीसा और सोना, ये सब क्या है? मुख्यतः अलोहा खनिज होते हैं। जब हम बात करते हैं अलोहा खनिज की तो धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उपकरणों में या विद्युत उद्योगों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किन की रहती है महत्वपूर्ण भूमिका? अलोहा खनिज की, यानी धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में अलोहा खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हम बात करने वाले हैं तांबा की बात करें तो भारत के अंदर तांबा उत्पादन बहुत कम होने की वजह से विश्व के अंदर तांबा उत्पादन की हम बात करेंगे तो भारत का 11वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 11वां स्थान आता है। तांबा लचीला और विद्युत का सुचालक होने की वजह या होने के कारण विद्युत के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। लाइट बनाने, लाइट के जो उपकरण है बैंक मैंने आपने तांबा को सबसे ज़्यादा उपयोग करे जाए। ठीक है याद रखना कि तांबो लचीलो है और विद्युत को सुचालक होने के वजह कि तांबा ने आप विद्युत के उपकरण में उपयोग में लिया या प्रयोग में ले। ठीक है, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का 52% तांबा उत्पादन करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं वहाँ पर कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन किया जाता है? लगभग 52% तांबा उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर तांबा उत्पादन खटा हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर और राजस्थान के अंदर तांबा को उत्पादन करे जाए। तांबा को उत्पादन करने के बाद में उपयोग क्यों है?
उपयोग हुआ है कि तांबे को उत्पादन करने खातिर यानी तांबे को प्रयोग कहीं कम में लेवा। तो एक तो मिश्र धातु बनाने खातिर आप तांबे को उपयोग में लिया, और बिजली का जो तार हुआ है विद्युत का तार वे में आप यानी तांबे को उपयोग में लिया। इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली के जो जितने भी सामान हैं विद्युत घर के अंदर या विद्युत उपकरण जितने भी होते हैं उन सामानों के अंदर लगभग तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, और रसायन उद्योग में भी आप तांबे को इस्तेमाल करा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉक्साइट की। ठीक है, बॉक्साइट अधात्विक खनिज है, इन बारे में पहला थे लिख लो और फिर बाद में बात करेंगे। आप बात करेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम के साथ एक मिश्र धातु बनाती है। क्या बनाती है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम के साथ एक मिश्र धातु बनाती है। इसका उपयोग कोई भी वस्तु है उसको हल्का बनाने के लिए किया जाता है। जब आप बात करेंगे भारत के अंदर बॉक्साइट को उत्पादन विश्व की दृष्टि में कौन सा स्थान रखा है? तो तीसरा स्थान है। भारत के अंदर जो बॉक्साइट उत्पादित किया जाए वो विश्व के अंदर तीसरा स्थान है। याद रखिए बात कि भारत का बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, अब उत्पादक राज्य की बात करा तो उड़ीसा के अंदर, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर बॉक्साइट सर्वाधिक पैदा करी जाए। अब थे एक स्टार लगाओ, स्टार गए देखो मैंने कि एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु होती है। क्या होती है? एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु होती है क्योंकि लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्यूमिनियम है वो विद्युत की सुचालक होती है और इसमें अत्यधिक धात्वर्धता भी पाई जाती है। कहने का मतलब है कि आप एल्यूमिनियम ने कोई भी टॉर्च या कोई भी आप अपनी लाठी लेके या कोई भी हथौड़ा लेके मैंने टच कराएगा तो वो आवाज़ करसी बन के कह धात्वर्धता भी कहते हैं। यानी वो आवाज़ करना, कंपन करना क्या कहलाता है? धात्वर्धता कहलाता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे ए लोहे के बारे में। ठीक है, और इतो थे पहला लिखो फिर बाद में हेडिंग डालो। ठीक है, खनिज यानी अधात्विक खनिज के अंदर हम बात करेंगे अब्रक। अब्रक यानी अब्रक एक ऐसा खनिज होता है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। याद रखना, प्लेटो में पाया जाता है। कौन? अब्रक। विद्युत का कुचालक होता है जिसके कारण इसका विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। विद्युत उद्योग में उपयोग या उद्योग में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। याद रखना दोस्तों कि अब्रक के पारदर्शी हो सकता है, अब्रक काले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं अथवा भूरे रंग का हो सकता है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पठारी किनारों के पास अब्रक पाया जाता है। बिहार, झारखंड की कोडरम्मा, गया, हजारीबाग, पेटी में अब्रक पाया जाता है। राजस्थान के अजमेर के पास, राजस्थान का जो अजमेर जिला है उसके आसपास क्या पाया जाता है? अब्रक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे चट्टानी खनिज। तो पहला आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखना कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है। कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या होता है? आधारभूत कच्चा माल होता है। और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए, लोहे पिघलाने के लिए जो भट्टियाँ होती है उन भट्टियों के लिए अनिवार्य तत्व होता है। कौन होता है? चूना पत्थर। इसके उत्पादक राज्यों की हम बात करेंगे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि ऐसे बहुत सारे जो राज्य हैं जहाँ पर चूना पत्थर भारत के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे। खनिजों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? कि खनिजों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है कि हम खनिजों को बचाएं, क्या वजह है, उसके पीछे हम देखना चाहेंगे कि संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। कि खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके निश्चित एवं सीमित भंडार है। किसके? खनिजों के निश्चित एवं सीमित भंडार है। इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जो अपना
खनिजों का जो उपयोग है वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं तीव्र गति से। अतः खनिजों का तीव्र गति से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न मोस्ट रहेगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये परीक्षा के अंदर। तो खनिजों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, आप बताओगे। खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है क्योंकि उनके निश्चित एवं सीमित भंडार हैं तथा निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। अतः खनिजों का तीव्र गति से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इनका या इसका संरक्षण आवश्यक है। अब बात करेंगे ऊर्जा संसाधन। जिन खनिजों से या जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो उनके बारे में कि ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। आपको पता है, आप कोई भी काम करोगे आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे हम खाना पकाने में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, रोशनी व ताप के लिए भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। खनिजों में उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए, यानी उद्योग के अंदर जो मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा का उत्पादन, ईंधन, यानी ऊर्जा किन से प्राप्त होती है। तो कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त होती है, यूरेनियम तथा विद्युत से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देखिए कि ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। एक नंबर है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कौन से होते हैं, जो पुराने समय से जो ऊर्जा संसाधन है, यानी जो पुराने समय के जो साधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी है, उपले होते हैं, जैसे यानी गोबर के बने होते हैं। ठीक है, यानी मीगड़ा छाना बोला नहीं आप, बने के उपले। ठीक है, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो साधन है वो पुराने समय से है, जिसे हम परंपरागत ऊर्जा साधन कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा, ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कहने का मतलब है जो पुराने समय से नहीं है, अभी वर्तमान के अंदर इसका उपयोग होने प्रारंभ किया गया है या अभी इनका हम उपयोग कर रहे हैं, जिनसे या ऐसे बोल सकते हैं ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में। हम बात करेंगे कि परंपरागत यानी पुराने समय के जो ऊर्जा के स्रोत चले आ रहे हैं उनमें से हम बात करेंगे। एक नंबर कोयला। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में, लोहे के प्रगलन में, ऊर्जा उत्पादन में, घरेलू व उद्योगों में किया जाता है। याद रखना कि लोहे का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, लोहे को पिघलाने के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, घरेलू यानी घरों में और उद्योगों में कोयले का उत्पादन यानी उपयोग किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है। ये आप जानते भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप यानी पौधे पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न यानी उनके गलने से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। याद रखिए बात। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर कोयला दो मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी उनकी निक्षेप यानी जमाव है। देखो, कोयले में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर युगों के यानी समय के सेल मतलब चट्टान क्रम में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना काल का कोयला या गोंडवाना लैंड का कोयला बोल सकते हैं इसे, एक नंबर है। दूसरा है ट्रसरी युग का कोयला, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले गोंडवाना काल का कोयला क्या होता है। इस कोयले की आयु लगभग 200 लाख वर्षों से कुछ अधिक है। यानी गोंडवाना लैंड है या गोंडवाना काल का जो कोयला है उसकी आयु बताई कितनी गई है, 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। यह कोयला धातु शोधन कोयला है। इससे धातुओं का शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, छंटनी होती है। इस कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं।
यह आपको याद रखना है कि घाटियों में कौन कौन सी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं और कोयला क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपको ध्यान रखना है कि कोयले का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और ये भारत के अंदर कोयले का जो उत्पादन है वो गर्भीय संरचना की बात करेंगे कि ये 2 सेलों में 2 युगों में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना काल, दूसरा याद रखिए, दूसरा लिखिए ट्रसरी युग का कोयला। ट्रसरी कोयला या ट्रसरी युग का कोयला यानी ट्रसरी निक्षेप में, निक्षेप मतलब जमाव में, लगभग 55 लाख वर्ष पुराने जो कोयले हैं वो ट्रसरी कोयला है। और ट्रसरी कोयले क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों यानी भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में ट्रसरी कोयला पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कोयले के प्रकार। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एथेरेसाइट यानी ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला है जिसमें 94 से 98% कार्बन पाया जाता है। दूसरा आता है विटामिन्स जो कोयला होता है, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को विटामिन्स कोयला कहा जाता है। भारत व विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो विटामिन्स कोयला पाया जाता है। इस कोयले में 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तीसरा आता है लिग्नाइट। तीसरा जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। ये एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। इस कोयले के अंदर नमी पाई जाती है। ठीक है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के निवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में इस कोयले का उपयोग किया जाता है। चौथा आता है पिट यानी वनस्पति के मौलिक रूप में थोड़ा परिवर्तित रूप जो होता है वो विट कोयला कहलाता है। या दलदलों में 6 होते पादपों से विट कोयले का उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत के कोयले के पश्चात यानी कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। याद रखना, पेट्रोलियम की जगह पर खनिज तेल भी आ सकता है तो आप खनिज तेल भी लिख सकते हो। ठीक है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति ट्रसरी युग की सेल संरचनाओं के अपनित व भ्रष्ट ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है, ये देख लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र की हम बात करें तो बम्बई में, भारत में बम्बई है, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। अब एक और स्टार लगाकर लिखिए कि प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। अब अगला एक स्टार लगाना है कि भारत में सर्वप्रथम 1889 के अंदर डिगबोई यानी असम के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन प्रारंभ किया गया। सबसे पहले भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ किया गया तो 1889 के अंदर डिगबोई यानी कहाँ पे है ये, असम में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो ये मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू व औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान शताब्दी का ईंधन कौन सा है तो आप बताओगे प्राकृतिक गैस। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए। यानी गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD और नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG और घरों में खाना पकाने के ईंधन PNG के रूप में उभरा है। याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न आ सकता है कि खाना पकाने के ईंधन में कौन सी गैस आप उपयोग में लेते हैं तो आपको याद रखना है PNG के रूप में। अगला जो प्रश्न आता है HVJ गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखोगे H का मतलब होता है हजीरा, V का मतलब होता है विजयपुर और J का अर्थ होता है जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर है, जो बम्बई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न बिजली और औद्योगिक परिसरों से जुड़ती है या से जोड़ने का कार्य करती है। कौन? HVJ गैस पाइपलाइन क्या करती है, यानी पश्चिम और उत्तरी भाग के जो विभिन्न बिजली घर हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है औद्योगिक परिसर के अंदर। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो विद्युत है। हेडिंग डालना है
कि आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपभोग का विकास का सूचक माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बिजली का उपयोग करता है तो कहा जा सकता है कि उनका विकास अच्छा है, यानी उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत बढ़िया है। वही व्यक्ति लगभग अधिकांश बिजली के उपकरणों का उपयोग करता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है, या कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है, तो आप बताओगे दो प्रकार से। पहला है प्रवाहित जल से, बहते हुए जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और ख के अंदर लिखा है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। याद रह जाएगी इतना पहले। यानी पवन ऊर्जा यानी भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। यानी बहुत ज़्यादा भारत के अंदर पवन ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना है। क्यों? वजह यह है कि भारत के अंदर यानी बहुत तेज़ गति से हवाएं बहती हैं, और भारत में पवन ऊर्जा फोरम के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक उपस्थित है या अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फोरम है। हम एक स्टार लगाकर लिखेंगे कि नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के पश्चिमी यानी अरे आवाज ना करें नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। याद रखना कि भारत के अंदर यानी नागरकोइल और जैसलमेर जो स्थान है वो पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस की हम बात करें, बायोगैस का मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है बायोगैस संयंत्र किसकी सहायता से लगाया जाता है, तो आप बताओगे नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर, या निजी स्तर पर क्या किया जाता है, यानी व्यक्ति विशेष के स्तर पर भी ये अपन जो है ना बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत के अंदर गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह किसानों को दो प्रकार से लाभ प्रदान करता है। नंबर एक कौन करता है? बायोगैस दो प्रकार से लाभ प्रदान करता है किसान लोगों के लिए। एक नंबर है कि ऊर्जा के रूप में, दूसरा होता है कि उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, उर्वरक खाद के रूप में बायोगैस संयंत्र अपने को लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों की सहायता से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। कि महासागरीय तरंगों की सहायता से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं पाई जाती है। बहुत अच्छी यानी दशाएं हैं यानी ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए। अब हम बात करेंगे अगला, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, यानी वे सभी साधन जिनका उपयोग पिछले कुछ ही वर्षों में प्रारंभ हुआ है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा एक नवीन योग्य ऊर्जा संसाधन है। इसके अतिरिक्त यूरेनियम व थोरियम। परमाणु ऊर्जा एक नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है। इसके अंतर्गत यूरेनियम व थोरियम का उपयोग किया जाता है। यह झारखंड व राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। याद रखना, भारत में परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं? मोस्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए कि भारत में परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ हैं। तो आपको याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, कांकरापारा गुजरात के अंदर है, केंगा कर्नाटक के अंदर है, कलपक्कम तमिलनाडु में, राउतवाटा राजस्थान के अंदर है। ठीक है। अब हम अगली ऊर्जा पढ़ने वाले हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा देखिए, सूर्य की किरणों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है
और उनसे हम विद्युत उत्पादन करते हैं उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन परिभाषा क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अतः यहाँ तेज धूप प्राप्त होती है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। याद रखना कि धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किससे किया जाता है, तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है, ये आप अलग से लिख लेना कि फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा, किसके द्वारा, फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य की किरण को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा। कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति यानी खाद्य की प्राप्त आपूर्ति होगी। ये सौर ऊर्जा के बारे में है। एक बार फिर देख लेना सौर ऊर्जा के बारे में। पहले आप इतना लिखो, यानी पवन ऊर्जा यानी भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है, यानी बहुत ज़्यादा भारत के अंदर पवन ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना है। क्यों? वजह यह है कि भारत के अंदर यानी बहुत तेज़ गति से हवाएं बहती हैं और भारत में पवन ऊर्जा फोरम के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक उपस्थित है या अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फोरम है। हम एक स्टार लगाकर लिखेंगे कि नागरकोइल और जैसलमेर देश में नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। याद रखना कि भारत के अंदर यानी नागरकोइल और जैसलमेर जो स्थान है वो पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस की हम बात करें, बायोगैस का मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है बायोगैस संयंत्र किसकी सहायता से लगाया जाता है, तो आप बताओगे नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर, या निजी स्तर पर क्या किया जाता है, यानी व्यक्ति विशेष के स्तर पर भी ये अपन जो है ना बायोगैस संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत के अंदर गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह किसानों को 2 प्रकार से लाभ प्रदान करता है। नंबर 1 कौन करता है? बायोगैस 2 प्रकार से लाभ प्रदान करता है किसान लोगों के लिए। एक नंबर है कि ऊर्जा के रूप में, दूसरा होता है कि उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, उर्वरक खाद के रूप में बायोगैस संयंत्र अपने को लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों की सहायता से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। कि महासागरीय तरंगों की सहायता से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं पाई जाती है। बहुत अच्छी यानी दशाएं हैं यानी ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए। अब हम बात करेंगे अगला, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए कि भूतापीय ऊर्जा यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भूमि के अंदर जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, उससे जो पैदा की जाती विद्युत है, उससे उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और भारत के अंदर दो प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए। कौन कौन सी? एक नंबर है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित, दूसरी है लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित। ध्यान रखिए की बात मोस्ट रहेगा। अब अगला प्रश्न है सबसे मोस्ट कि भारत में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों हमें ऊर्जा संसाधनों को बचाना चाहिए? क्या है इसके पीछे कारण? कि भारत में ऊर्जा का साधन यानी भारत के अंदर सर्वाधिक जो ऊर्जा का साधन उपयोग किया जाता है वो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। यानी जो पुराने समय से चले आ रहे ऊर्जा के संसाधन उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उनकी जो मात्रा होती है वो भूगर्भ में सीमित है। ठीक है। और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है। और इसका निर्माण प्रक्रिया में इसे दोबारा बनाने में लाखों समय यानी लंबा समय लगता है। अतः
इस ऊर्जा संसाधन का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को